girls with their nails done now. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण झा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल एड पर। दोस्तों, आज हम भरण पोषण के ऊपर बने कानूनी व्यवधानों की चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति में भरण पोषण पर यानी कि मेंटेनेंस पर अगर हम नज़र डालें तो 125 CRPC, सेक्शन 24, 25 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 37 स्पेशल मैरिज एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। अब तक इंटरिम मेंटेनेंस को तय करते वक्त कोर्ट ये मानकर चलता था कि जिस भी महिला ने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है उसे इसकी आवश्यकता है और वो महिला इस लायक नहीं है कि वह स्वयं कमाकर अपना भरण पोषण कर पाए। इंटरिम मेंटेनेंस तय करते वक्त कोर्ट अपने विवेक के आधार पर ही रकम तय कर देती थी, जो कि कभी कभी महिला के लिए अपर्याप्त होती थी या फिर मेंटेनेंस की पेमेंट करने के लिए अवास्तविक हो जाती थी। कई बार पत्नी एक से अधिक कानूनी व्यवधानों के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा देती है और अब तक की कानूनी स्थिति भी यही रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानूनी प्रावधान को मान्यता दी गई है कि पत्नी अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ, आज के समय में बहुत सी शादियाँ बहुत कम समय तक चलती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। ऐसे में कुछ दिनों या कुछ घंटों की शादियों के लिए पति को ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना पड़ता है। यह कतई न्यायपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो हमारे समाज में शिक्षा का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। महिलाओं में शिक्षा काफ़ी बढ़ी है। कई बार तो पत्नी पति से भी ज़्यादा शिक्षित होती है। ऐसी स्थिति में पत्नी खुद को मेंटेन करने में सक्षम होती है, लेकिन केवल इस वजह से कि वह पत्नी है और पति के खिलाफ कानून में प्रावधान है, पति को ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देने के लिए कंपेल किया जाए तो यह भी कतई न्यायपूर्ण नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी शादी से पहले कोई नौकरी कर रही हो या कोई व्यवसाय कर रही हो और शादी के बाद उसे छोड़ देती है और कोर्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन में ये लिख देती है कि मैं इस समय कोई काम नहीं कर रही हूँ और ना ही खुद को मेंटेन करने में सक्षम हूँ। यह भी न्यायपूर्ण नहीं है। ऐसे समय में एक नई स्पष्ट और व्यवहारिक व्यवस्था की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 4 नवंबर 2020 को रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में एक गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें मेंटेनेंस से संबंधित मामलों के लिए एक व्यवस्था बना दी गई है और इस गाइडलाइन को भारत की सभी कोर्ट्स पर लागू कर दिया गया है। आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय में दिए गए गाइडलाइंस के मुख्य पहलुओं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में दिए गए गाइडलाइंस के मुख्य हाइलाइट्स के बारे में। पहले अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये मत था कि पत्नी अलग अलग कार्रवाइयों के जरिए मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, लेकिन इस निर्णय में यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि यदि पत्नी पहले से किसी कार्यवाही के द्वारा मेंटेनेंस प्राप्त कर रही है और उसने किसी अलग प्रावधान में मेंटेनेंस एप्लीकेशन लगाई है, तो जो राशि वो पहले से प्राप्त कर रही है उस राशि को समायोजित किया जाएगा और उस राशि को ध्यान में रखते हुए ही नई कार्यवाही में मेंटेनेंस की रकम तय की जा सकेगी और नई कार्यवाही से केवल बैलेंस की रकम ही पत्नी को दिलवाई जा सकेगी। दोस्तों, इसी निर्णय के द्वारा एक बड़े विरोधाभास को भी ख़त्म किया गया है। सेक्शन 125 CRPC में ये प्रोविज़न है कि कोर्ट या तो एप्लीकेशन फाइल करने की तारीख से या ऑर्डर की तारीख से मेंटेनेंस का भुगतान करने का ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में एकदम क्लियर कर दिया है कि हर मामले में कोर्ट को एप्लीकेशन लगाए जाने की तारीख से ही मेंटेनेंस दिलवाए जाने का ऑर्डर पास करना है। ये बिल्कुल अब फैक्ट क्लियर हो चुका है। अब एक और समस्या जो मेंटेनेंस के क्वांटम को लेकर आती थी, यानी कि कितनी रकम तय की जाए जो कि पत्नी के लिए पर्याप्त हो
और पति उसको अफोर्ड भी कर सके, क्योंकि ये वेल सेटल्ड लॉ है मेंटेनेंस का कि द वाइफ शुड नॉट बी कंप्लीटली डेस्टिट्यूट, यानी कि उसके पास वो मेंटेनेंस तभी फाइल नहीं कर सकती जब बिल्कुल ही उसके पास पैसे ना हो, बट शी शुड बी इंटाइटल्ड टू द इक्वल स्टेटस एज अर्लियर शी यूज्ड टू बी, यानी कि वो उसी स्टेटस में उसको जीने का हक है जो कि शादी जब वो साथ में रहते थे तब वो जिस स्टेटस में जी रही थी उसी स्टेटस में अलग होने के बाद भी उसे जीवन अपना गुजारने का पूरा हक है। तो इसमें अब क्वांटम की बात आती है, यानी कि रकम कितनी तय की जाए जो कि पत्नी के लिए भी पर्याप्त हो और पति उसे अफोर्ड कर सके। इसमें समस्या ये होती थी दोस्तों कि हालांकि पत्नी अपने इनकम एफिडेविट में पति की इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बताती थी और पति अपने इनकम को कम से कम और दायित्वों को यानी कि लायबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बताता था। ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास स्वयं विवेक के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता था, या इतनी सामग्री फाइल पर नहीं होती थी, यानी कि जो ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंस या फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स होते थे वो उतने पर्याप्त नहीं होते थे जिससे कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट एक एप्रोप्रिएट डिसीजन पे आ पाए कि कितनी रकम तय करनी चाहिए। इसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि पति और पत्नी को एक इनकम एफिडेविट देना होगा। ये एफिडेविट कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए अलग और कृषि पर निर्भर नहीं रहने वालों के लिए अलग अलग होगा। एफिडेविट का फॉर्मेट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया है। इस फॉर्मेट में कोई आवश्यक चेंजेस यदि हों तो अलग अलग स्थानों के कोर्ट्स इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस एफिडेविट में पक्षकारों को यानी पार्टीज टू द पिटीशन उनको उनकी एजुकेशनल स्टेटस का विवरण, शादी का विवरण, उनके बीच में चल रही कार्रवाइयों का विवरण देना पड़ेगा और साथ ही पक्षकारों के पास जो भी कमाने की क्षमता है या वर्तमान रोजगार की पूरी डिटेल्स उसमें मेंशन करना पड़ेगा। यदि एफिडेविट पत्नी का है तो उसमें यह भी अंकित किया जाएगा कि शादी के पहले वो कोई नौकरी या रोजगार कर रही थी या नहीं, यदि कर रही थी तो वो क्या था। इन शपथ पत्रों में इतनी सूचना कोर्ट के पास आ जाएगी कि कोर्ट ये तय कर पाएगी कि क्या पत्नी मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार है भी या नहीं, और अगर हकदार है तो उसे कितनी राशि मेंटेनेंस के रूप में दिलवाई जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि इन एफिडेविट्स में कोई भी पक्षकार गलत कथन करता है तो ऐसी पार्टी के खिलाफ कोर्ट 195 और 340 सीआरपीसी की कार्रवाई भी कर सकती है। ये शपथ पत्र भरण पोषण के मामलों में निर्धारण करना कोर्ट के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कोर्ट का समय भी बचेगा और एक उचित आदेश भी कोर्ट पास कर सकेगी। यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई और सवाल हो या आप अपने किसी मामले में मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपनी कॉल को बुक करवा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और काइंडली सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।